हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 9 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जंतुओं में जैव प्रक्रम। जंतुओं में यानी उनमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सभी क्रियाएं किस प्रकार होती है उनके बारे में हम इस अध्याय में सीखेंगे। और आपने 6 में भी पढ़ा होगा सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक कार्य, उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं 9th लेसन। यदि आपके द्वारा किया गया भोजन पुनः भोजन करने से पहले, यानी कि आदि आपके द्वारा जो किया गया भोजन है वह आपके पुनः भोजन करने से पहले पूरी तरह पच गया है तो आपको पीड़ा के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं होगी। सजीव विशेषताओं का अन्वेषण वाले कक्षा 6 के अध्याय में हमने सजीवों की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन के विषय में सीखा। इन्हें सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। इस अध्याय में हम पोषण और श्वसन जैसे जैव प्रक्रमों के संबंध में विस्तार से जानेंगे। यानी कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और जनन के विषय में सीखा है कक्षा 6 में, लेकिन इनको ही जैव प्रक्रम कहते हैं। और इस अध्याय में हम सिर्फ पोषण और श्वसन जैसे जैव प्रक्रमों के संबंध में विस्तार से जानेंगे, यानी कि उनको अंदर की गहराई से जानेंगे। यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इसमें देखो, पेड़ है, पक्षी उड़ रहे हैं, गाय चर रही है, उसके बच्चा है जो दूध पी रहा है, एक लड़की है जो भाग रही है, इनके माता पिता हैं भोजन कर रहे हैं, वो बच्चा कर रहा है, छोटी छोटी चिड़ियाएँ बैठी हैं वो भी दाना चुग रही हैं, पानी में फूल खिल रहे हैं, मछलियाँ तैर रही हैं, मेंढक भी उधर तैर रहे हैं, देखो वो बैठे हैं, कमल के फूल खिल रहे हैं। इस प्रकार इसमें पोषण और श्वसन के बारे में बताया गया है। अपने परिवेश का अवलोकन कीजिए एवं इस पर ध्यान दीजिए कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन ग्रहण करते हैं। मधुमक्खी और शक्करखोरा पुष्पों का मकरंद चूसते हैं। यानी कुछ जो जंतु होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मधुमक्खी है, शक्करखोरा है, वो पुष्पों का मकरंद चूसते हैं, यानी उनके ऊपर जो फूल है उसके ऊपर बैठ के वो उनका मकरंद चूसते हैं। तथा मानव शिशु एवं अन्य जंतुओं के शावक अपनी माँ का दूध पीते हैं। मानव शिशु के बच्चे मानव के जो शिशु हैं वो, और जंतुओं के जो शिशु हैं यानी शावक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी माँ का दूध पीते हैं। अजगर यानी पाइथन, सांप जैसे सर्प उन जंतुओं को निगलते हैं जिनका वे शिकार करते हैं। कुछ जलीय जंतु अपने आसपास के जल में तैरते हुए भोजन के छोटे छोटे कणों को छानकर खाते हैं। मानव तथा सभी जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जिससे वे विभिन्न जैव प्रक्रमों को करने में सक्षम होते हैं। यानी मानव और सभी जंतु भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसी से उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। जंतु ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे जटिल घटकों से बना होता है। इन जटिल खाद्य घटकों को शरीर द्वारा उपयोग में लाने से पहले सरल रूपों में तोड़ा जाना आवश्यक है। यानी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाना आवश्यक है। परंतु यह प्रक्रिया कैसे होती है? जटिल भोजन घटकों का अपेक्षाकृत सरल रूपों में विघटन आहार नाल नामक एक लंबी नलिका में होता है। इसमें जो ये नलिका दिख रही है इसको आहार नाल बोलते हैं। और इसी में ही जटिल भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में सरल रूपों में विघटन यानी टूटना इसी नली के द्वारा होता है। यह प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है। यानी यह प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है जब हम मुंह में भोजन का टुकड़ा लेते हैं और गुदा में समाप्त हो जाती है। कहाँ समाप्त हो जाती है? गुदा में समाप्त हो जाती है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है।
जैसे जैसे भोजन इस नलिका में आगे बढ़ता है वैसे वैसे विभिन्न भागों से स्रावित पाचक रस इसे सरल रूप में विघटित कर देते हैं। जो हमारे शरीर में से मतलब जो पाचक रस निकलते हैं जैसे लार है वो जो भोजन को लसलसा करके और इसको आगे मतलब अग्नाशय उन्माशय आगे तक बढ़ाता है और इसको सरल रूप में विघटित कर देता है, यानी और भी ज़्यादा लसलसा बना देता है। भोजन का यह सरल रूप हमारी आहार नाल के विभिन्न हिस्सों द्वारा अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फिर ये जो भोजन है वो हमारे आहार नाल है, उसके विभिन्न हिस्से हैं जैसे यकृत है, आमाशय, अग्नाशय, क्षुधांत्र, वेदांत्र, मलाशय, गुदा, यहाँ तक शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? आहार नाल के विभिन्न हिस्सों द्वारा, ताकि विभिन्न प्रकारों को पूरा किया जा सके। इसके बाद है जंतुओं में पोषण। विभिन्न जंतुओं में जटिल भोजन घटक किस प्रकार सरल रूपों में विघटित होकर शरीर द्वारा उपयोग किए जाते हैं? क्या सभी जंतुओं में यह प्रक्रम एक समान होता है अथवा अलग अलग होता है? आइए सर्वप्रथम इसी प्रक्रम को हम मनुष्यों में समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न जंतुओं में जैसे जो जटिल भोजन घटक वो किस प्रकार सरल रूपों में विघटित होकर शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, उसके प्रक्रम एक समान होते हैं। यानी क्या जब सभी जंतुओं में एक समान होता है या अलग अलग होता है, हम इसकी जानकारी यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानव में पाचन। आइए हम अपने शरीर के अंदर आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर जाने वाले भोजन की यात्रा का पता लगाएं। जैसे शुरू में वो मुख्य द्वारा भोजन करता है, यहाँ से इसका आरंभ होता है। मुख गुहा से भोजन यात्रा का आरंभ। भोजन के मुख में प्रवेश करते ही आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की यात्रा आरंभ हो जाती है। यानी भोजन के मुख में प्रवेश करते ही हमारे द्वारा जो भोजन खाया जाता है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। हमारे दांत संदलन यानी क्रशिंग एवं चर्वण की प्रक्रिया के द्वारा यानी चबाने की प्रक्रिया के द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित कर देते हैं यानी तोड़ देते हैं। भोजन को आरंभिक विघटन द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को यांत्रिक पाचन कहते हैं। आप अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचिए। क्या आपके मुंह में पानी आ जाता है? जब हम अपने प्रिय भोजन के विषय में सोचते हैं तो मुंह में अधिक लार स्रावित होने के कारण ऐसा होता है। जब हमको कोई चीज़ पसंद होती है तो उसको देखते ही हमारे मुंह में पानी सा आ जाता है। तो यह क्यों होता है कि मुंह में अधिक जो लार है वो अधिक स्रावित होती है, इस कारण ऐसा होता है। आपके विचार से मुख में लार की क्या भूमिका है? जब आप रोटी खाते हैं तो आपको क्या अनुभव होता है? आइए पता लगाते हैं। आप रोटी का एक गिलास टुकड़ा ले अथवा इसकी समान मात्रा में उबले हुए चावल ले। यानी रोटी का एक गिलास है यानी टुकड़ा है वो ले और उसकी समान मात्रा में उबले हुए चावल ले और इन्हें 30 से 60 सेकंड तक अच्छी तरह चबाए। सबसे पहले आपको रोटी अथवा चावल का अपना सामान्य स्वाद आया होगा, परंतु इसे चबाते रहने पर क्या आपको इसके स्वाद में कोई अंतर का अनुभव होता है? इसके स्वाद में मिठास आने लगती है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? रोटी अथवा चावल में मंड होता है यानी शर्करा होती है जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमारी लार में पाचक रस होता है जो मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता करता है। यानी जो मंड है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और यह रोटी और चावल में होता है। हमारी लार में पाचक रस होता है जो मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता करता है। इससे स्पष्ट होता है कि मंड युक्त भोजन जैसे रोटी को अधिक समय तक चबाने से इसका स्वाद मीठा लगने लगता है। भोजन के घटकों को सरल रूप में विघटित करने में लार की
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो भोजन है उसके जो टुकड़े हैं उनको और सरल रूप में विघटित करने में यानी लसलसा बनाने में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद देखते हैं विज्ञान और समाज का क्या संबंध है। मुख का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इसे स्वच्छ रखना आवश्यक है। यानी मुख का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए इसे स्वच्छ रखना आवश्यक है। हमें दिन में 2 बार अपने दांतों पर मंजन करना चाहिए और जीभ को साफ करना चाहिए। दंत क्षय और मुख की दुर्गंध से बचने के लिए हमें हर बार भोजन के बाद कुल्ला करना चाहिए। इसके साथ ही उन युक्तियों का पता लगाइए जिनसे हमारे बुजुर्ग मुख की स्वच्छता को बनाए रखते थे। क्रियाकलाप 9.1 आइए जांच करें। 2 परखनली लेंगे और उनको क और ख के रूप में नामांकित कीजिए। परखनली क में 1 छोटा चम्मच उबले हुए चावल डालेंगे और परखनली ख में भी 1 छोटा चम्मच उबले हुए चावल को 30 से 60 सेकंड चबाने के बाद डालेंगे। दोनों परखनलियों में 3 से 4 ml जल डालेंगे। तालिका 9.1 में चावल एवं जल के मिश्रण के आरंभिक रंग को लिखेंगे, यानी जो शुरू में उनका रंग कैसा था। एक बिंदुपाती की सहायता से दोनों परखनलियों में आयोडीन विलयन की 3-4 बूंदें डालेंगे। इन्हें अच्छी तरह मिलाएंगे और अवलोकन करेंगे। अपने अवलोकनों को तालिका 9.1 में अभिलेखित करेंगे। तो यहाँ पर है तालिका 9.1 मंड पर लार की क्रिया। यानी परखनली क है जिसमें उबले हुए चावल और ख जिसमें चबाए गए उबले चावल। आयोडीन मिलाने से पूर्व मूल रंग इनका कैसा था। आयोडीन मिलाने के पश्चात इनका रंग कैसा था। रंग में परिवर्तन का संभावित कारण यदि कोई हो तो वो लिखना है। तो देखिए हम इस सारणी में क्या देखते हैं कि क्या आपने अवलोकन किया कि परखनली क में उबले हुए चावल का रंग परिवर्तित होकर नीला काला हो गया। यानी परखनली क में उबले हुए चावल का रंग परिवर्तित होकर नीला काला हो गया, जबकि परखनली ख में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तित नहीं हुआ अथवा बहुत हल्का नीला काला रंग विकसित हुआ। परखनली क में रंग परिवर्तित होने का क्या कारण है। कक्षा 6 में हमने सीखा था कि मंड पर आयोडीन की अभिक्रिया स्वरूप नीला काला रंग प्राप्त होता है। परखनली क में नीले और काले रंग का दिखाई देना मंड की उपस्थिति को प्रदर्शित या इंगित करता है। परखनली ख में चबाए गए उबले चावल का रंग परिवर्तित न होना इसमें मंड की अनुपस्थिति को इंगित करता है। यानी जिसका रंग परिवर्तित हुआ है उसमें मंड उपस्थित है और जिसका रंग परिवर्तित नहीं हुआ उसमें मंड की अनुपस्थिति है। यदि रंग में केवल हल्का परिवर्तन होता है तो यह मंड की बहुत कम मात्रा में उपस्थिति को इंगित करता है। यहाँ लार की क्रिया के कारण मंड सरल शर्कराओं में विघटित हो गया है। यदि परखनली ख में अभी भी रंग दिखाई देता है तो इसमें आगे और अन्वेषण करने के लिए आप क्रियाकलाप में क्या परिवर्तन करेंगे। क्या चबाने का समय बढ़ाने से उसके रंग में परिवर्तन होगा। क्रियाकलाप को पुनः करके इसका पता लगाने का प्रयास करेंगे। अब हम जान गए हैं कि मुख में लार के स्राव से मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता मिलती है। यानी लार का जो स्राव है वो मंड को शर्करा में विघटित करने में सहायता करता है। शरीर में जटिल भोजन घटकों को सरल रूप में विघटित करने का यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। भोजन आंशिक रूप से मुख में ही पच जाता है। आइए हम सीखते हैं कि यह आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन आहार नाल के अन्य भागों में किस प्रकार और अधिक पचता है। भोजन नली यानी ग्रास नली मुख से आमाशय तक का पथ।
जब आप अपना भोजन चबाते हैं तो आपकी लार न केवल मंड की पचने में सहायता करती है अपितु भोजन को आर्द्र भी करती है यानी गीला करती है, जिससे ये मृदु और नरम हो जाता है और सरलता से निगला जा सकता है। आपकी जीवा यानी जीभ है जो चबाए गए भोजन को लार के साथ मिलाती है। यह इस मृदुकृत भोजन को आगे धकेलने में सहायता करती है, जहाँ से यह भोजन लंबी एवं लचीली नलिका में प्रवेश करता है, जिसे ग्रास नली चित्र 9.2 कहा जाता है। परंतु भोजन नीचे की ओर कैसे आता है? भोजन नली की भित्तियां धीरे धीरे लहरदार गति से संकुचित और शिथिल होती हैं, जिससे भोजन आमाशय में धकेला जाता है। यह गति संपूर्ण आहार नाल में होती है और भोजन को आगे की ओर धकेलती है, जिससे चित्र 9.2 में दर्शाया गया है कि यहाँ पर ये नलियाँ हैं जो शिथिल होती हैं और संकुचित होती हैं, यानी कभी ये फैलती हैं कभी सिकुड़ती है। तो इससे भोजन है जो आमाशय में धकेला जाता है। यह गति संपूर्ण आहार नाल में होती है और भोजन को आगे की ओर धकेलती है। अगला पॉइंट है इसका आमाशय। आमाशय में भोजन के मंथन के लिए भित्तियां संकुचित होती है और शिथिल होती है। तत्पश्चात मथा गया जो भोजन है वो आमाशय के आंतरिक अस्तर यानी अंदर की ओर से स्रावित होने वाले स्राव के साथ मिश्रित होता है। आमाशय के इस स्राव में अम्ल, पाचक रस और श्लेष्मा होते हैं। आमाशय का पाचक रस भोजन में उपस्थित प्रोटीन को अपेक्षाकृत सरल घटकों में विघटित करता है। यानी जो आमाशय का पाचक रस है वो भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन है उसको अपेक्षाकृत सरल टुकड़ों में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित करता है। अम्ल न केवल प्रोटीन को विघटित करने में सहायता करता है अपितु अनेक हानिकारक जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। ये प्रोटीन को विघटित करने में सहायता नहीं करता बल्कि कोई हानिकारक जो जीवाणु है हमारे अंदर उनको भी वो नष्ट करने में सहायता करता है। कौन? अम्ल। श्लेष्मा आमाशय के अस्तर की अम्ल से सुरक्षा करती है और क्षति को रोकती है। आमाशय में भोजन आंशिक रूप से पचता है और अर्ध तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी आधे तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। अब यह पाचन के अगले चरण के लिए तैयार है। रोचक तथ्य: मानव शरीर के अंदर होने वाले पाचन प्रक्रम के विषय में वैज्ञानिकों को कैसे पता चला? हमारे शरीर में आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज संयोगवश हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को दुर्घटनावश पेट में गोली लगी। उसका उपचार चिकित्सक विलियम ब्यूमोंट द्वारा किया गया। सेंट मार्टिन का घाव कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ और उसमें स्थायी रूप से एक छोटा सा छिद्र रह गया। इस छिद्र से डॉक्टर ब्यूमोंट ने आमाशय में हो रही पाचन क्रिया को प्रत्यक्ष देखा। उन्होंने सेंट मार्टिन के आमाशय में विविध खाद्य पदार्थों के विघटन पर प्रयोग किए। इसके साथ ही उन्होंने पाचक पर संवेगों के प्रभाव का भी अध्ययन किया। क्षुधांत्र आमाशय के बाद है इसका क्षुधांत्र। क्षुधांत्र यानी छोटी आंत। छोटी आंत का मतलब है आंशिक रूप से जो पचा हुआ भोजन है वो आमाशय से होकर अपनी यात्रा के पश्चात क्षुधांत्र में प्रवेश करता है, यानी मुख से नाल से आमाशय, आमाशय से क्षुधांत्र में। चित्र 9.4 को देखिए, यानी पहले मुख से आता है, मुख से ग्रास नली में, फिर आमाशय में, आमाशय के बाद ये आता है छोटी आंत में। इसकी लंबाई का अनुमान लगाइए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, ये फैली हुई आहार नाल का चित्र है। 9.4 में जो दिख रहा है जो फैली हुई आहार नाल का चित्र है, इसकी लंबाई का अनुमान लगाइए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यद्यपि इसे क्षुधांत यानी छोटी आंत कहते हैं, परंतु ये लगभग 6 मीटर लंबी होती है। इसका नाम ही क्षुधांत्र है यानी छोटी आंत है, लेकिन इसकी लंबाई अधिक है, जो आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई से लगभग 2 गुनी है।
आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि क्षुधांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ये इम्पोर्टेंट है कि क्षुधांत्र यानी छोटी आंत है जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। क्षुधांत्र 3 स्रोतों से पाचक स्राव प्राप्त करती है, जिनमें से एक स्वयं क्षुधांत्र का आंतरिक अस्तर है और अन्य 2 आहार नाल से संबंध शरीर की 2 संरचनाएं हैं, जिनका नाम है यकृत और अग्नाशय होती है। यकृत से पित्तरस का स्रवण होता है जो थोड़ा क्षारीय होता है। अध्याय पदार्थों का अन्वेषण, जिसमें हमने देखा था अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन में वर्णित उदासीनीकरण अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। पित्तरस आमाशय से आने वाले भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करता है और वसा की छोटी गोलिकाओं में विघटित कर देता है, जिससे उनका पाचन सरल हो जाता है। अग्नाशय से अग्नाशय रस का स्राव होता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है और भोजन में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में सहायता करता है। यानी दोनों से ही जो रस निकल रहे हैं वो दोनों ही क्षारीय प्रकृति के हैं और दोनों ही अम्ल को उदासीन करते हैं। इसके अतिरिक्त अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को भी विघटित करता है। क्षुधांत्र की भित्ति से स्रावित पाचक रस वसा और आंशिक रूप से पचे हुए कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को और अधिक सरल रूपों में विघटित करता है। पचे हुए पोषक क्षुधांत्र की भित्तियों में पाई जाने वाली रक्तवाहिनियों में उपस्थित रक्त में प्रविष्ट होते हैं। इस प्रक्रम को पोषकों का अवशोषण कहते हैं। ये पोषक क्षुधांत्र से कैसे अवशोषित होते हैं? क्षुधांत्र का आंतरिक अस्तर पतला होता है और इस पर उंगली जैसे हजारों प्रवृद्ध प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि पोषकों के प्रभावी अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल की वृद्धि कर देते हैं। ये प्रवृद्ध पचे हुए पोषकों को रक्त में भेजते हैं, जो उन्हें शरीर के विभिन्न भागों में ले जाते हैं। इसके साथ ही ये पोषक शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि एवं मरम्मत के कार्यों में सहायक होते हैं। जो भी ये पोषक पदार्थ है ये शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं और वृद्धि करते हैं और मरम्मत के कार्यों में सहायक होते हैं। इसके बाद देखते हैं विज्ञान एवं समाज। सीलिएक रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाले ग्लूटेन नामक प्रोटीन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया क्षुधांत्र के आंतरिक अस्तर को क्षति पहुंचाती है, जहां पोषक अवशोषित होते हैं। फलस्वरूप क्षुधांत्र सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। सीलिएक रोग के प्रबंधन का एकमात्र उपाय ग्लूटेन युक्त भोजन खाने से बचना है। इसके लिए भोजन में कदन्नों जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का उपयोग किया जाना अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन रहित होते हैं, इनमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं क्षुधांत्र के बाद आता है अपना यहाँ बड़ियात, बृहदांत्र, यानी जिसका नाम है बड़ियात। नाम बड़ियात है लेकिन इसकी लंबाई कम है। अधिकांश पोषकों के क्षुधांत्र में अवशोषित होने के तथा पच जाने के पश्चात शेष बिना पचे हुए भोजन का क्या होता है? यह बृहदांत्र में चला जाता है। बृहदांत्र की लंबाई 1.5 यानी 1.5 मीटर होती है और क्षुधांत्र की लंबाई 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई क्षुधांत्र से कम होती है। इसके पश्चात भी इसे बृहदांत्र क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि क्षुधांत्र से अधिक चौड़ी होती है। बृहदांत्र बिना पचे भोजन में से जल को और कुछ लवणों को अवशोषित करती है, जिसके कारण अपशिष्ट अर्धठोस हो जाता है। इस अर्धठोस अपशिष्ट को मल कहते हैं। यह मल शरीर द्वारा मल त्याग होने तक बृहदांत्र के निचले भाग में एकत्रित होता है, जिसे मलाशय कहते हैं। फलों, सब्जियों और साबुत अनाज, चोकर युक्त, जिसे
अपन जैसे उसको छानते हैं चलने से तो मोटा मोटा ऊपर रह जाता है। जैसे फाइबर समृद्ध भोजन खाने से बृहदान्त्र सुचारू रूप से कार्य करती है, जिससे सरलता से मल त्याग होता है। अंततः इसे गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रम को बहिक्षेपण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार आपका शरीर अनावश्यक अपशिष्ट को निकाल देता है और आप स्वस्थ रहते हैं। क्या यह जानना रोचक नहीं है कि भोजन के प्रत्येक तत्व का उपयोग और अनावश्यक अपशिष्ट से मुक्ति सुनिश्चित करते हुए पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है, कि पाचक तंत्र है जो हमारा कैसे कार्य करता है। रोचक तथ्य देखिए, बृहदान्त्र के विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि जीवाणु होते हैं जो पाचन में सहायता प्रदान करते हैं। यह जीवाणु हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। वे बिना पचे भोजन विशेषतः रेशों को विघटित करते हैं और आवश्यक पोषकों का उत्पादन करते हैं। रेशे से समृद्ध भोजन और विशेषतः किण्वित भोजन जैसे दही, छाछ, श्रीखंड, कांजी, अचार, गुंद्रुक और पोइता भात स्वस्थ पाचन तंत्र और समग्र स्वास्थ्य के लिए उत्तम होते हैं। इसके बाद देखते हैं विज्ञान एवं समाज। शताब्दियों से यह सर्वविदित है कि उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में पाचन का बहुत महत्व होता है। प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में सरलता से पचने वाले भोजन की भूमिका पर और पाचन को बढ़ाने के लिए अदरक, काली मिर्च एवं जीरे जैसे मसालों के उचित उपयोग पर बल दिया गया है। पोषण के क्षेत्र में विज्ञान में हुए उन्नयन भी पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए मुख्य कारकों के रूप में उपयुक्त समय पर भोजन करने, उचित आहार ग्रहण करने और भूखे से अधिक भोजन न करने को महत्व देते हैं। आगे देखते हैं 9.1। क्या सभी जंतुओं में भोजन का पाचन मनुष्य की भांति होता है? मैंने गायों को अपना भोजन चबाते हुए देखा है, जबकि उस समय न तो वे कुछ खा रही थी और न ही चर रही थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इस बच्चे के विचार है। इसने जो देखा उसको यहाँ पर छोड़ दिया कि ये ऐसे क्यों होता है। तो देखो, रोमंती का पाचन तंत्र यानी गाय है और इसके पाचन के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। घास खाने वाले जंतु जैसे कि गाय, भैंस और आंशिक रूप से घास चबाते हैं और उसे निगल लेते हैं। जहाँ से वह आमाशय में जाती है, आमाशय में भोजन का आंशिक यानी थोड़ा पाचन होता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन धीरे धीरे चबाने के लिए वापस मुंह में लाया जाता है। इस प्रक्रिया को रोमंथन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि भोजन को वापस आमाशय से चबाने के लिए मुंह में लाया जाता है और इस प्रक्रिया को रोमंथन कहा जाता है। और इन जंतुओं को रोमंथी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमंथी कहते हैं। गाय दिन के लगभग 8 घंटे अपना भोजन चबाने में लगाती है, यानी 24 घंटे में से 8 घंटे वो अपना भोजन चबाने में लगाती है और पूर्णतः चबाया गया यह भोजन और अधिक पाचन हेतु पुनः आहार नाल में चला जाता है। पक्षियों के दांत नहीं होते हैं, परंतु उनके आमाशय में एक मांसपेशीय प्रकोष्ठ होता है जिसे पेशनी यानी गिजाड़ कहते हैं। पक्षियों द्वारा पेशनी की भित्तियों के संकुचन और शिथिलन के माध्यम से भोजन को विघटित किया जाता है, जो प्राय निगले गए छोटे कंकड़ और बजरी की सहायता से होता है। यह दर्शाता है कि जंतुओं ने भोजन के पाचन के विभिन्न प्रकारों के अनुकूलन के लिए अपने आहार नाल की संरचना और प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं विकसित की है।
हमने सीखा है कि पचाए गए भोजन के पोषक शरीर के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। ये जो पचाए गए जो भोजन है कि जो पोषक है वो शरीर के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं। कुछ पोषक शरीर की वृद्धि और मरम्मत करने में सहायता करते हैं, जबकि शर्करा जैसे अन्य तत्व ऊर्जा प्रदान करने हेतु शरीर के अंदर विघटित होते हैं। वह प्रक्रिया जैसा इस चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पर ये फेफड़े हैं अंदर और ये पसलियों का पिंजर बनाया गया है। इसमें कोशिकाओं की तरह फेफड़े पसली पिंजर के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। आगे है इसमें विज्ञान एवं समाज। यद्यपि अंतःश्वसित वायु में से बहुत सारी धूल निस्यंदित होकर बाहर रह जाती है, परंतु बहुधा छोटे संक्रामक कण फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। फिर भी कुछ है जो फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जो बहुत बारीक छोटे छोटे होते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान SARS कोविड-2 विषाणु ने श्वसन तंत्र को प्रभावित किया था, जिससे श्वास लेने में कठिनाई हुई, यानी सार्स, और इसके फलस्वरूप फेफड़ों की गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। यानी जो ये कोविड हमको जो इंजेक्शन लगा था, जो वैक्सीन लगी थी सार्स कोविड-2 नाम से, उसने हमारे स्वास्थ्य यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित किया और फेफड़ों में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई। आधे से ज़्यादा लोग फेफड़ों से ग्रसित होने लगे, उनके फेफड़े कमज़ोर हो गए। आइए हम सांस लेने की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल बनाकर समझते हैं। क्रियाकलाप 9.2। प्लास्टिक की एक चौड़ी पारदर्शी ढक्कनदार बोतल लेंगे तथा इसके पैंदे को हटा देंगे। बोतल के ढक्कन में एक छेद करेंगे। एक वाई के आकार की खोखली नली लेंगे, जैसा चित्र 9.9 में दर्शाया गया है। नली के साखे सिरों पर बिना फुलाए हुए 2 गुब्बारे लगाएंगे और उन पर रबर बैंड लगाकर उन्हें वायुरोधी बना देंगे। नली के सीधे सिरे को बोतल के पैंदे से डालते हुए ढक्कन से होकर निकाल लेंगे और ढक्कन को चिकनी मिट्टी से बंद करके उसे वायुरोधी बना देंगे। बोतल के खुले हुए पैंदे पर रबर की एक पतली सीट तानकर उसे एक बड़े रबर बैंड से कसकर बांध देंगे। रबर सीट को पकड़कर पैंदे के आधार के केंद्र से नीचे की ओर खींचेंगे और गुब्बारों को देखेंगे। आपने क्या देखा? अब रबर सीट को ऊपर की ओर छोड़ेंगे और गुब्बारों को देखेंगे। चित्र 9.9 यानी ख में आपको गुब्बारों में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? जब आप रबर सीट को नीचे की ओर खींचते हैं तो गुब्बारे फूल जाते हैं। इसके विपरीत जब आप रबर सीट को ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो गुब्बारे पिचक जाते हैं। जब आप श्वास अंदर लेते हैं अंतःश्वसन, तो आपकी पसलियां ऊपर तथा बाहर की ओर गति करती हैं और आपका वक्ष स्तरीय जो सीना है वो विस्तृत हो जाता है, यानी फैल जाता है। अतः श्वसन के दौरान डायफ्राम यानी फेफड़ों के नीचे एक गुंबदाकार पेशी नीचे की ओर गति करता है, जैसे 9.10 में दिखाया गया है कि इसके वक्ष गुहा का विस्तार होता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। जब आप श्वास बाहर की ओर छोड़ते हैं उच्च श्वसन, तो पसलियां नीचे अर्थात अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम वापस ऊपर आ जाता है। चित्र 9.10 ख, जिसमें वक्ष गुहा का विस्तार कम हो जाता है और वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, और जब अंदर लेते हैं तो वक्ष गुहा का विस्तार अधिक हो जाता है और वायु है जो फेफड़ों के अंदर जाती है। इस प्रकार चित्र 9.9 में दर्शाए गए प्रतिरूप गुब्बारों के किसे प्रदर्शित करते हैं? रबर सीट
किसे प्रदर्शित करती है? इस प्रतिरूप में गुब्बारे फेफड़ों को और रबर सीट डायफ्राम को प्रदर्शित करती है। यानी गुब्बारे जो फेफड़ों को और रबर सीट है वो डायफ्राम को प्रदर्शित करती है। इससे आगे है विज्ञान एवं समाज। स्वस्थ जीवन के लिए श्वसन अभ्यास। शताब्दियों से भारत और विश्व भर की विभिन्न संस्कृतियों में श्वसन अभ्यास किए जाते रहे हैं। प्राणायाम श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य, चित्त शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भली भांति जाना जाता है। लद्दाख में लोग तुम्मी श्वास का अभ्यास करते हैं। यह एक ऐसी तकनीक है जो ठंडे मौसम में शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करने और फेफड़ों के प्रकार्यों को सुधारने में सहायता होती है। इसी प्रकार गहरी सांस लेने की तकनीकों का उपयोग अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कुछ परंपराओं में गहरी सांस लेने को मंत्रोच्चार के साथ जोड़ा गया है और इनमें विश्रांति और मानसिक स्पष्टता के संवर्धन हेतु लयबद्ध श्वास नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। हम श्वास के द्वारा क्या छोड़ते हैं? क्रियाकलाप 9.3 शिक्षक द्वारा प्रदर्शन हेतु। चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार दो प्रश्नावलियों क और ख में ताज़ा बनाए गए चूने के पानी की समान मात्रा लेंगे। प्रश्नावली क में पिचकारी अथवा सिरिंज की सहायता से वायु प्रवाहित करेंगे और यह वही वायु है जिसे आप अंतःश्वसन में लेते हैं। प्रश्नावली ख में स्ट्रा का उपयोग करके अपने मुंह से चूने के पानी में बार बार वायु फूकेंगे। क्या आपको चूने के पानी में कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? प्रश्नावली ख में चूने का पानी दूधिया हो गया, परंतु प्रश्नावली क में चूने का पानी दूधिया नहीं हुआ। यह क्या इंगित करता है? चूने का पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करने पर दूधिया हो जाता है, जो यह इंगित करता है कि अंतःश्वसित वायु की तुलना में उच्च श्वसित वायु में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी हम जो अंदर सांस लेते हैं उसकी तुलना में जो हम सांस बाहर निकालते हैं, यानी जो वायु हम बाहर निकालते हैं उसमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके बाद देखते हैं गैसों का विनिमय कैसे होता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान बाहर से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है और कूपिकाओं को भर देती है। कूपिकाओं की भित्तियां पतली होती हैं जो रक्त से पूरित महीन नलिकाओं से घिरी होती है। यानी यहाँ पर जो ये है ये दिखाई दे रही है, इनको कूपिकाएं कहते हैं। जो ये दिख रही है ना नस्सी पेड़ की तरह शाखा फैला रखी है, ये एक रक्त से भरी हुई होती हैं। रक्त शरीर से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कूपिकाओं तक ले जाता है। रक्त है जो शरीर से जो CO2 गैस है उसको कूपिकाओं तक ले जाता है और वहाँ से इसे वायु में निर्मुक्त किया जाता है यानी मुक्त कर देता है। इसी समय कूपिकाओं से ऑक्सीजन रक्त में जाती है और उस समय क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो कूपिकाओं में जाती है और शरीर के सभी भागों में पहुंचाई जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे आपको किस प्रकार ऊर्जा मिलती है? प्राप्त ऊर्जा केवल भोजन पर ही नहीं अपितु श्वास के साथ ग्रहण की जाने वाली ऑक्सीजन पर भी निर्भर करती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा शरीर उसे शर्करा जैसे ग्लूकोज जैसे सरल पदार्थों में विघटित कर देता है यानी बदल देता है। इसके साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है या निर्मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन ग्लूकोज को विघटित करने में सहायक होता है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। श्वसन की प्रक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस जल बनता है प्लस ऊर्जा मिलती है। श्वास लेने के दौरान हम अपने वातावरण से वायु को अंतःश्वसित करते हैं
और उच्छ्वसित वायु में अंतःश्वसित वायु की अपेक्षा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ध्यान दीजिए कि अंतःश्वसित वायु में यानी जो हम सांस लेते हैं उसकी वायु में उपस्थित पूरी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। कुछ जंतु श्वसन के दौरान ऑक्सीजन के अधिक भाग का उपयोग कर सकते हैं, यानी कुछ जंतु हैं जो श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का अधिक मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। गैसों का यह विनिमय सुनिश्चित करता है कि हमारे शरीर के प्रत्येक भाग को ऊर्जा उत्पन्न करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीजन मिले। सरल शब्दों में कहे तो श्वास लेने के दौरान ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जबकि श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के विघटन हेतु और ऊर्जा को निर्मित करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा हमें चलने, दौड़ने, खेलने और यहाँ तक कि सोचने में भी सहायता करती है। इसके बाद देखते हैं, श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। जो हम सांस लेते हैं नाक के द्वारा वो एक शारीरिक प्रक्रिया है, जबकि जो श्वसन के अंदर क्रिया होती है वो एक रासायनिक प्रक्रिया है जो कि शरीर के अंदर होती है। दोनों ही प्रक्रिया जीवित रहने के लिए अनिवार्य होती है। हमारे शरीर में पोषकों और ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशिष्ट तंत्र होता है, एक विशिष्ट तंत्र होता है। इस तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसमें हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिकाएं सम्मिलित होती हैं। हृदय रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से रुधिर को पंप करता है, जिससे शरीर के सभी भागों में पोषकों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों का परिवहन सुनिश्चित होता है, जबकि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद देखते हैं, विज्ञान एवं समाज। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होता है। ये फेफड़ों को हानि पहुंचाता है और फेफड़ों के कैंसर सहित अनेक श्वसन रोगों के जोखिम को भी बढ़ा देता है। इससे लगातार खांसी आती है और बार बार संक्रमण होता है। धुआं धूम्रपान करने वालों को हानि पहुंचाने के साथ साथ वायु में हानिकारक रसायनों को निर्मुक्त करता है। यह धुआं आसपास के व्यक्तियों के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। धूम्रपान नहीं करने वाले व्यक्ति जब इस प्रदूषित वायु में श्वास लेते हैं तो वे भी अनैच्छिक रूप से निष्क्रिय धूम्रपान करने के लिए बाध्य होते हैं। यह निष्क्रिय धूम्रपान बच्चों, वृद्धजनों और गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से हानिकारक है। इन जोखिमों के कारण धूम्रपान से बचना न केवल हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, अपितु यह हमारे आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी सहायता करता है। इसके बाद देखते हैं, क्या अन्य जंतु भी मानवों की भांति श्वास लेते हैं। आपने सीखा है कि विभिन्न जंतु अलग अलग पर्यावासों में रहते हैं। आपने चिड़ियों को उड़ते और मछलियों को तैरते देखा होगा। वे कैसे श्वास लेते हैं। जंतु जैसे पक्षी, हाथी, शेर, गाय, बकरी, छिपकली और सांप अपने फेफड़ों में से श्वास लेते हैं। यद्यपि इन सभी जंतुओं में फेफड़े होते हैं, परंतु प्रत्येक जंतु में फेफड़ों की संरचना भिन्न होती है। अधिकांश जलीय जंतुओं जैसे मछली में क्लोम यानी गलफड़े नामक विशेषीकृत संरचनाएं होती हैं। इनमें रक्त वाहिकाओं की प्रचुर आपूर्ति होती है, अधिक मात्रा में होती है। रक्त और पानी में घुली गैसों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्लोम के द्वारा होता है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। उभयचर जैसे मेंढक थल और जल दोनों में जीवन यापन करते हैं। वे अपने जीवन की
विभिन्न अवस्थाओं में श्वास लेने के लिए शरीर के भिन्न भिन्न भागों का उपयोग करते हैं। उदाहरणार्थ, टैडपोल जल में क्लोमों से श्वास लेते हैं, जबकि वयस्क मेंढक यानी टैडपोल जो बच्चे होते हैं वो जल में क्लोम से सांस लेते हैं, जबकि जो वयस्क जो बड़े मेंढक होते हैं जो थल पर भी आ जाते हैं श्वास लेने के लिए फेफड़ों का उपयोग करते हैं। और जब वे जल में होते हैं तब वे त्वचा के द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। कौन से? वयस्क मेंढक। यह अनुकूलन उन्हें जल और थल दोनों में जीवित रहने में सहायता करता है और यह दर्शाता है कि जंतु समय के साथ विभिन्न परिवेशों के लिए कैसे अनुकूलित हुए हैं। केंचुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अपनी नम त्वचा का उपयोग करते हैं। केंचुए जो अपने खाद बनाने में सहायक होते हैं, जो वर्षा के दिनों में पाए जाते हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए अपनी त्वचा को यानी अपनी जो त्वचा उसको नम त्वचा का उपयोग करते हैं। अतः विभिन्न जंतुओं में अपने विशिष्ट पर्यावासों के अनुकूल श्वास लेने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। जीवन के निर्वहन हेतु विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र के अतिरिक्त शरीर में अन्य तंत्र भी होते हैं जो एक दूसरे के साथ समन्वय में कार्य करते हैं। आप इनके विषय में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। संक्षेप में, पोषण, परिसंचरण, श्वसन और उत्सर्जन व जनन जैसे जैव प्रक्रम सजीवों की उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य शारीरिक प्रक्रिया हैं। मानव पाचन तंत्र में आहार नाल होती है जिसमें मुख, ग्रासनली, आमाशय, क्षुधांत्र, वेदांत, गुदा और संबंध भाग तथा यकृत और अग्नाशय होते हैं। वैसे तो इसमें 6 भाग होते हैं। ये यकृत और अग्नाशय हैं जो क्षुधांत्र से ही मिले जुले हैं। पचे हुए भोजन को प्राथमिक रूप से क्षुधांत्र की भित्तियों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित पोषक रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में वितरित किए जाते हैं, जहां उनका उपयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। बृहदांत्र बिना पचे हुए भोजन से पचे हुए अधिकांश जल और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेती है। बृहदांत्र है जो बिना पचे हुए भोजन से कुछ अधिकांश जल और कुछ लवणों को अवशोषित कर लेती है। घास खाने वाले जंतु जैसे गाय और बकरी को रोमंथी जंतु कहते हैं। ये जंतु भोजन को आंशिक रूप से चबाकर निगल लेते हैं। बाद में आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन जंतुओं द्वारा अपने मुंह में वापस लाया जाता है और फिर वे उसे अच्छी तरह चबाते हैं। इसके बाद है श्वास लेने में अगला पॉइंट। श्वास लेने में वायु का फेफड़ों में जाना, अंतःश्वसन और फेफड़ों से बाहर निकलना उच्च वसन सम्मिलित है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय फेफड़ों की कूपिकाओं में होता है। श्वसन में हमारे द्वारा अंतःश्वसित वायु से ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विघटन के लिए किया जाता है, जिस प्रक्रिया द्वारा पोषक प्रयोज्य ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं वह श्वसन कहलाती है। परिसंचरण तंत्र पोषकों और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में ले जाता है। इसमें हृदय सम्मिलित है जो रुधिर को पंप करता है और जो रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन तथा पोषकों को पहुंचाता है एवं अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है। श्वास लेना अगला पॉइंट है। श्वास लेना एक शारीरिक प्रक्रिया है तथा श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है विभिन्न जंतुओं में उनके पर्यावासों के अनुरूप अनुकूलित श्वास लेने की भिन्न भिन्न कार्य प्रणालियाँ होती है। तो ये लेसन हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। ओके बेटा।